हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का सेट नंबर 14 है। तो सेट नंबर 1 से लेके 13 तक अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में 1 से लेके 13 तक का जो आपका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 5000 प्रश्नों का, वो मिल जाएगा। तो यह आपका प्रश्नों की जो मेगा सीरीज चलाई जा रही है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसको सारे के सारे सीरीज को देखिए और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंस लगता है उसको नोट भी करिए साथ में। देखिए यहाँ आपका यूपी एमआरसी, यूपी पीसीएल, यूपी आरमिनल, डीएमआरसी, अदर टेक्निकल एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपको इसमें प्रश्नों की सीरीज में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, यह क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके आने वाले एग्जाम आपका यूपी पीसीएल टीजी2 का भी पेपर होने के चांसेस हैं जल्द से जल्द, और आपके आईटीआई का जो पेपर शुरू होने वाला है उसमें भी आपका बेनिफिट बहुत करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर चलाया जाए तो क्या होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर, जो आपका डीसी सीरीज मोटर है, अगर हम उसको एसी सप्लाई से चला दें तो हमें क्या होगा। पहला आपका है खराब हो जाएगा, खराब दक्षता मिलेगा। दूसरा आपका है खराब पावर फैक्टर। तीसरा है स्पार्क अधिक होगा। चौथा है उपरोक्त सभी, और पांचवा है केवल एक। इसमें जो आपका पांचवा है केवल एक सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या सही होगा। तो चलिए इसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर सही होगा वह आपका है उपरोक्त सभी। जब हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर चलाएंगे तो हमारा जो दक्षता है वह खराब दक्षता में मिलेगी, मतलब दक्षता बहुत कम मिलेगी। पावर फैक्टर भी बहुत कम हो जाएगा, और जो स्पार्किंग है, स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए फिर इसमें हम करेक्शन करते हैं, संशोधन करते हैं। संशोधन करके हम यही जो डीसी सीरीज मोटर होता है, इसी मोटर को हम डीसी सीरीज मोटर में संशोधन करके हम इसी डीसी सीरीज को हम एसी बनाते हैं, लेकिन हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम आपको एसी सीरीज मोटर सिंगल फेज, तब इसी को फिर आप बोलते हैं एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर। ठीक, तो डीसी सीरीज मोटर में आपको संशोधन क्या करना है, आपको फील्ड वाइंडिंग में संशोधन करना है, उस फील्ड वाइंडिंग के टर्नों को। फिर आर्मेचर वाइंडिंग में आपको करेक्शन करना है। फिर आप इसको आसानी से डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर चला सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर डायरेक्टली आप डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर चलाएंगे तो आपको दक्षता खराब मिलेगी, पावर फैक्टर खराब मिलेगा, स्पार्किंग अधिक होगी, अर्थात उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब इसका बहुत पॉपुलर एक उदाहरण है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम ट्रैक्शन कार्यों में करते हैं, जो कि आपकी लोकोमोटिव जैसे रेल, जो आपके ट्रेन में यूज होता है वो आपका डीसी सीरीज मोटर यूज होता है। इसका बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन है, और पूछा भी जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों ज़्यादा यूज किया जाता है रेल में ट्रैक्शन कार्यों में, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लीडिंग पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स रोटर फ्लक्स का क्या होता है। तो एक आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर, और एक आपका होगा लैगिंग पावर फैक्टर, और एक आप होता है यूनिटी। ठीक, इसी को हम जीरो लीडिंग पावर फैक्टर भी बोलते हैं, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी। ठीक, अब इसमें कंडीशन पूछ रहा है कि लीडिंग पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर में आर्मेचर का जो फ्लक्स है रोटर फ्लक्स का क्या होता है। ठीक, तो क्या विपरीत होता है कि जुड़ता है, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि विरूपण होता है। तो बताइए कि अल्टरनेटर में आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स है फाई ए,
वह आपके तो क्या होता है, आर्मेचर का फ्लक्स, ठीक, रोटर के फ्लक्स के साथ क्या होता है आपका, इसमें आपको बताना है क्या इसमें प्रभाव मिलेगा। देखिए अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर में थोड़ा फंक्शन हमारा उल्टा होता है। जैसे डीसी सीरीज मोटर में, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब नॉर्थ साउथ, यह आपके डीसी अगर आपका डीसी सीरीज होगा या डीसी मोटर होगा या डीसी जनरेटर होगा, तो उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड स्थिर होता है और आर्मेचर मूव करता है। लेकिन जो हमारा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर यह आपका स्थिर होता है, और जो आपका नॉर्थ साउथ अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका रोटेट करता है। ठीक, इसमें आपका क्या आंसर होगा बताइए। देखिए इसमें आपका होता है कि लीडिंग पावर फैक्टर जब आपका होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पर जो आपका आर्मेचर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स, आर्मेचर इसमें क्या होगा, इसमें आपका आर्मेचर स्थिर होता है, इसी को हम स्टेटर बोलते हैं, और रोटर अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका रोटेट करता है। तो आर्मेचर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। कब, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा इसका। आर्मेचर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स एक दूसरे से जुड़ता है। अब कब ये जुड़ता है, किस पावर फैक्टर पर, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर ये दोनों आपके जुड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, इस समय क्या होता है, जो हमारा ईएमएफ की वैल्यू होती है, विद्युत वाहक बल, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि आपका दोनों फ्लक्स जुड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, मूविंग कॉइल, एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर मापता है। तो एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर क्या मापता है, केवल एसी वोल्टेज को, केवल डीसी वोल्टेज को, एसी और डीसी दोनों वोल्टेज को, केवल एक सही है। तो इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसमें इसका जो होगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, जो हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। सबसे पहली बात इसको आपको नोट करके रखना है कि जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, यह आपका एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। तो हम अगर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल टाइप का जो हमारा वोल्ट मीटर है, या अगर यही मीटर होता तो भी यह एसी और डीसी दोनों करंट को मेजर करता। ठीक, तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यह एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। अर्थात यह अगर इसका वोल्टमीटर बना है तो यह वोल्टेज डीसी का भी वोल्टेज मेजर करेगा और एसी का भी वोल्टेज मेजर करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक तो मूविंग कॉइल हो गया, एक आपका इसी में मूविंग आयरन होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट, यह भी आपका एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक, अगर यहीं पे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्टमीटर मेजर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता। ठीक, या इसी में इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर, या इसमें हॉट वायर टाइप वोल्टमीटर, तमाम प्रकार के, तो अलग अलग सबके फंक्शन है। लेकिन आपको मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दो बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों आपके एसी और डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, केवल डीसी करंट मापने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। तो केवल डीसी करंट मापने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है, मूविंग कॉइल टाइप, हॉट वायर टाइप,
परमानेंट, मैग्नेट टाइप, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आपका है कि जो डीसी करंट मापने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है? तो कौन सा सबसे अच्छा उपकरण है भाई इसमें से? चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3। परमानेंट मैग्नेट टाइप, पीएमएमसी। पीएमएमसी टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वह केवल डीसी पर कार्य करता है। ठीक, तो डीसी, केवल डीसी, किसमें कह रहा है? केवल डीसी करंट। तो केवल डीसी करंट मापने के लिए हम सबसे अच्छा हमारा क्या होता है? पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसके बाद रिलेटिव परमाबिलिटी का मात्रक। रिलेटिव परमाबिलिटी का मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर, वीवर प्रति मीटर स्क्वायर, उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कि रिलेटिव परमाबिलिटी का मात्रक क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो रिलेटिव परमाबिलिटी का मात्रक होता है वह आपका होता है हेनरी प्रति मीटर। तो रिलेटिव परमाबिलिटी का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। इसके बाद ट्रांसफार्मर परिणामी को समांतर में चलाने की क्या शर्त है? पोलैरिटी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका क्या शर्त है? चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर है कि उपरोक्त सभी। ये आपका सभी है। ठीक, लेकिन इन सब में से, इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण, जैसे एक होता है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा है जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए, अगर इसमें से कुछ ऐसी है जो कि हम नहीं भी अगर समांतर इक्वल रख रहे हैं तब भी हमारा कार्य चले होगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, एक इसमें ऐसी राशि है जिसको हम अगर नहीं यूज करेंगे, नहीं इक्वल करेंगे तो हमारा पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? पोलैरिटी। पोलैरिटी या ध्रुवता, ध्रुवता इसको हमें समान रखना ही रखना है। अगर हम इसको समान नहीं रखते हैं और ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाएंगे तो क्या होगा कि कोई एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होगा और जल जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपको पोलैरिटी समान रखनी है, पोलैरिटी को तो समान रखना ही रखना है। ठीक, देखिए वोल्टेज को आप समान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप वोल्टेज को समान नहीं रखेंगे तो आपका पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा। वोल्टेज को समान नहीं रखेंगे तो भी आपका पैरेलल ऑपरेशन होगा, लेकिन कुछ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम अब बताते हैं अभी। इसके बाद जेड या प्रतिबाधा, अगर आप इम्पीडेंस को भी, प्रतिबाधा को भी अगर आप इक्वल नहीं रखते हैं, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका पैरेलल या समांतर में आप ट्रांसफार्मर को नहीं चला सकते, आप चला पाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगी, ये भी हम आगे बताते हैं। आवृत्ति को आपको समान रखना पड़ेगा। ठीक, इसको भी आप, फ्रीक्वेंसी को भी आपको समान रखना पड़ेगा। ठीक, जब आप पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं तो सभी ट्रांसफार्मर को एक ही फ्रीक्वेंसी पर आप चलाइए। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप पोलैरिटी को समान नहीं रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, कोई एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होगा और वह जल जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर वोल्टेज को समान नहीं रखते हैं तो आपकी सर्कुलेटिंग करंट, क्या? सर्कुलेटिंग करंट, आपकी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, ट्रांसफार्मर में आपके सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी। तो इसलिए हमें वोल्टेज को समान रखना चाहिए। इसके बाद प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, जिसको जेड बोलते हैं, अगर हम ट्रांसफार्मरों को समांतर में चला रहे हैं और इम्पीडेंस का मान अगर हमारा समान नहीं है तो दिक्कत क्या होगी? जैसे कोई एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर चलेगा,
मतलब ट्रांसफार्मर अगर आप इम्पीडेंस को समान नहीं रखते हैं तो अब इसमें होता क्या है कि जो भी ट्रांसफार्मर आप समांतर में चला रहे हैं जितने भी, उसमें से कोई ट्रांसफार्मर ऐसा होगा जो कि ओवरलोड चलेगा। ओवरलोड चलने का मतलब क्या है, उसमें अर्थात इसको हम सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं, जो हमारा लोड का शेयरिंग होगा वह आपका अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल का मतलब असमान हो जाएगा। कब? जब हमारा इम्पीडेंस बराबर नहीं होगा। तो प्रतिबाधा अगर आपकी बराबर नहीं होती है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो लोड शेयरिंग है वो अनइक्वल हो जाएगी, मतलब कि जिसकी जितनी क्षमता होगी उससे ज़्यादा वह लोड शेयर करने लगेगा। इसलिए हम इस सबको इक्वल रखना चाहिए, तब पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइट फैन के लिए परिपथ में कितने पॉइंट लगते हैं। तो लाइट फैन के लिए परिपथ में कितने पॉइंट आपके लगते हैं, 10.1000 वाट, 10.800 वाट, 8.1000 वाट, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें लाइट और फैन के लिए आपके कितने परिपथ लगते हैं। तो लाइट और फैन के लिए चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए, एक परिपथ एक परिपथ में लाइट और फैन, लाइट और फैन के लिए आपको 10 पॉइंट और 800 वाट रखना पड़ता है। इसका मतलब आंसर दो सही है। ठीक, तो लाइट फैन के लिए आपके 10 पॉइंट और 800 वाट एक परिपथ। अगर आप इसमें से चाहे अगर 11 पॉइंट हो गया और 800 वाट, तब भी आपको दूसरा परिपथ लेके जाना पड़ेगा। या अगर आपकी 10 पॉइंट और 801 वाट हो गया, तब भी आपको दूसरा परिपथ लेके जाना है। ठीक, एक कंडीशन होती है। अब यहीं पे हम ये तो लाइट फैन के लिए पावर सर्किट की बात कर ले। पावर के लिए पावर सर्किट में 3000 वाट और 2 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है पावर के लिए, पावर सर्किट। अब इसमें होता क्या, जैसे थोड़ा सा आपके माइंड होता होगा पॉइंट किसको कहते हैं। पॉइंट का मतलब जब आप वायरिंग करवाते हैं, जैसे आपका जितने घरों में आपके बल्ब लगे होंगे, फैन, ठीक, यह आपकी क्या है, पॉइंट, इसी को पॉइंट कहते हैं। इसी को कैलकुलेट करके वायरिंग आप जो भी करता है वो आपसे पैसा लेता है। ठीक, इसी को पॉइंट बोलते हैं। तो आपके लाइट और फैन के लिए 10 पॉइंट 800 वाट और आपके पावर सर्किट के लिए 2 पॉइंट 3000 वाट, इतना आपको रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर नियम किस परिपथ में लगता है। तो वोल्टेज डिवाइडर का नियम किस परिपथ में लगता है, सीरीज में, समांतर में, या उपरोक्त दोनों में, या किसी में नहीं। तो बताइए कि वोल्टेज डिवाइडर का रूल किस परिपथ में लगता है। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर है कि सीरीज परिपथ। वोल्टेज डिवाइडर का रूल हम यूज करते हैं सीरीज परिपथ में। सीरीज परिपथ में हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर का रूल। जैसे आपके मान लीजिए कि एक दो आपके रेजिस्टेंस, इनको हम भी वोल्ट सप्लाई से जोड़े हैं। मान लीजिए इसका R1 है, इसका R2 है। अब आपसे पूछा जाए और इसमें से आपको धारा का मान नहीं दिया गया है। अब धारा का मान नहीं दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसके एक्रॉस V1 का मान कितना होगा या V2 का मान, R2 के एक्रॉस वोल्टेज का मान कितना होगा या R1 के एक्रॉस वोल्टेज का मान कितना होगा। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं V1 इजकल टू V इंटू R1 एक्रॉस अपान R1 प्लस R2। अगर यही आपका V2
तो V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यह आपका ठीक है। अगर इसी में एक आपका करंट डिवाइडर रूल होता है, करंट डिवाइडर नियम, यह नियम आपके समांतर परिपथ के लिए होता है। करंट डिवाइडर रूल का यूज हम समांतर परिपथ के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आरएल परिपथ में पावर फैक्टर होता है, तो आरएल परिपथ में पावर फैक्टर लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, इकाई होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए कि आरएल परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है? तो लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, इकाई होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए आरएल सर्किट है, इसका जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होता है। आरएल का पावर फैक्टर, आरएल सीरीज सर्किट है, सीरीज है, आरएल सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर आरएल है, तो इसका मतलब है लैगिंग पावर फैक्टर होगा। आरसी होता तो कौन सा पावर फैक्टर होता? लैगिंग पावर फैक्टर होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बैटरी के पूर्ण चार्ज होने के संकेत क्या है? तो बैटरी के पूर्ण चार्ज होने के संकेत गैसिंग, प्लेट का रंग, वोल्टेज, सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा कि बैटरी के पूर्ण चार्ज होने के क्या संकेत हैं? चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है आपका उपरोक्त सभी। बैटरी जब आपकी पूर्ण चार्ज हो जाती है तो गैसिंग, प्लेट का कलर और वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक। तो यह आपके पूर्ण चार्ज होने के संकेत हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।